करें शुरू। चलो भाई, एक टॉपिक पढ़ा था शायद हमने। मार कर कहा भाई, खिलाड़ी मार कर देना। मार कर कहा इस क्लास का। कौन लिख गया? इतना नीचे किसने पटक दिया? साफ कर दे। चलो भाई, एक टॉपिक देखा था हमने, एनईपी 2020 देख लिया था। चले आगे, अगला टॉपिक बढ़ाओ। आरटी 2009। आरटीई 2009 नाम सुन रखा है? सुन रखा है? बढ़ाओ हेडिंग। आरटीई 2009 क्या है ये? है 25% बच्चों का एडमिशन करना। ठीक है भाई, बढ़ा दी हेडिंग। सुनो, बात करते हैं सर आरटी 2009 की, राइट टू एजुकेशन एक्ट। हाँ भाई, फुल फॉर्म की बात करें तो आपका सर इसकी फुल फॉर्म होती है निःशुल्क व अनिवार्य, या एवं कर दो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये तो है फुल फॉर्म। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये पढ़ किस किसने रखी है? पहले तुम लोगों ने पढ़ रखी है क्या? पहले तुमने पढ़ रखी है क्या? पहले तुम्हारा हो रखी है आरटी, और किसका हो रखी है आरटी? बाकी वालों का नहीं हो रखी किसी के? ठीक है। हाँ भाई सर, ये हिंदी में नाम है। सुनो, सबसे पहली बात सर, हमारे यहां पर सबसे पहले शिक्षा की बात किसने कही थी? तो हमारे यहां पर सबसे पहले एजुकेशन की जो बात कही थी ना, एजुकेशन की सबसे पहले बात हुई थी 1910 के अंदर, और ये बात बोली थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप कहोगे सर, भारत के अंदर सबसे पहले एजुकेशन की जो बात बोली वो किसने बोली? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसलिए हमारे भारत के अंदर एजुकेशन का जनक वो किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। आप थोड़ा सा आरटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आरटी को समझो आराम से। क्या रामायण है आरटी? ठीक है ना, पढ़ तो तुम लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या थोड़ा सा सुनना अच्छी तरह से, है क्या? देखो देखो, हमारे यहाँ क्या हुआ, बात 1910 की है। इसका मतलब सर 1910 में देश आजाद तो नहीं था क्या? 1910 में हमारा देश आजाद था क्या? नहीं था। इसका तो शासन किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के समय सबसे पहले एक व्यक्ति ने बात बोली जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बोला कि भारत के जो लोग हैं उनको एजुकेशन देनी चाहिए। हमारे जो भारत के लोग हैं उनको एजुकेशन देनी चाहिए, और एजुकेशन मतलब उनको क्या देनी चाहिए? शिक्षा। लेकिन अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे भारत के लोग शिक्षित हो। क्या अंग्रेज चाहते थे कि हम समझदार हो जावे? नहीं, अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग शिक्षित हो। तो गोपाल कृष्ण गोखले तो कहकर चले गए, धीरे धीरे अंग्रेज भी चले गए, देश आजाद भी हो गया। जब देश आजाद हुआ तो हमारी खुद की सरकारें बनी। जब देश आजाद हुआ तो हमारे खुद की क्या बनी? सरकार। भाई पहले हमारे खुद की सरकारें नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। गोपाल कृष्ण गोखले ने बात बोली, फिर देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो हमारी खुद की क्या बन गई? सरकार। जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने क्या किया सर? हमारी सरकार ने एक संशोधन किया एजुकेशन के लिए। हमारी सरकार ने एजुकेशन के लिए एक संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्रम ध्यान रखना है पूरा। इससे पहले बात करें तो एजुकेशन किसने बात की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब हमारा देश आजाद हो गया, हमारी खुद की सरकार बन गई, तो हमारी सरकार ने इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 3 जगह एजुकेशन को ऐड करवाया। सर एक तो ऐड करवाया फंडामेंटल राइट, जिसको आप बोलते हो मौलिक अधिकार,
और मौलिक अधिकार के अंदर किस आर्टिकल में एजुकेशन की व्यवस्था ऐड करवाई? आर्टिकल 21 क में। और आर्टिकल 21 क में ऐड करवा के ये बोल दिया कि 6 से 14 एज के जितने भी बच्चे हैं, उन सब बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, अर्थात उन बच्चों को एजुकेशन से कोई भी वंचित रख नहीं सकता। सबसे पहले बात किसने बोली? गोखले जी चले गए, देश आजाद हो गया। अब सरकार को लगा हमें शिक्षा को लेकर कुछ करना चाहिए, तो सरकार ने संविधान में संशोधन किया। कितने नंबर का किया? 86वां। और एजुकेशन को कितनी जगह ऐड करवाया? 3। सबसे पहले फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। नाम सुन रखे होंगे आपने कभी, हालांकि तुम्हारे पॉलिटी आती नहीं सिलेबस में, बाकी विस्तार से देखते तुम इसको। सेकंड नंबर इन्होंने ऐड करवाया डीपीएसपी में। डीपीएसपी की मतलब होती है नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व के अंदर इन्होंने बात जुड़वाई एजुकेशन की आर्टिकल 45 के अंदर। और 45 में जुड़वाकर यह कहा कि 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे, उन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य की सरकार कुछ न कुछ प्रयास करेगी। आज भी करती है राज्य की सरकार। आप पता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आप देखते हो सर, जैसे पन्नादाय दुग्ध योजना, पोषण के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सब राज्य की सरकार करती है। डीपीएसपी होती क्या है? अगर तुम जानना चाहो नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, तो देखो हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकार है, एक होती है केंद्र की, एक होती है राज्य की। केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य की सरकार सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाती है। राज्य की सरकार किसके लिए बनाती है? अपने राज्य के लिए। राजस्थान एक क्या है? स्टेट है। और राजस्थान में वर्तमान में किसकी सरकार है? भजनलाल जी की। अब अगर भजनलाल जी कोई कानून बनवाते हैं तो बताओ उसको फॉलो राजस्थान करे या पूरा देश करे? राजस्थान। वेरी गुड। तो यहां पर डीपीएसपी का मतलब यह होता है हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 तो कुछ पॉलिसी, कुछ नियम लिख रखे हैं। जिस समय स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, उस समय स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 36 से 51 तक जो भी नियम, जो भी पॉलिसियां लिख रखी है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है, तो ऐसी कुछ संविधान में बातें हैं जिसका उल्लंघन नहीं करोगे, इनको फॉलो करोगे आप, उसको कहते हैं डीपीएसपी। आगे बात समझ? अरे आगे ही समझना डीपीएसपी। अब तुम्हें कोई पॉलिटी थोड़ी ना पढ़नी है जो मैं गहराई में ले जाऊं तुम्हें, फिर क्या पॉलिटी पढ़नी है? समझ गए डीपीएसपी? जब एक एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है। मैंने कहा आर्टिकल 40 में दे रखा है ग्राम पंचायत का गठन। इसका मतलब आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, तो बताओ आर्टिकल 40 डीपीएसपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब आप कहते हो सर भजनलाल जी की आज इच्छा हो जाए मैं राजस्थान में जितनी भी ग्राम पंचायतें सब बंद करना चाहता हूं, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया जब स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो इनमें जो बातें दे रखी है उनको फॉलो करेगी, उल्लंघन नहीं करेगी। तो इनमें तो दे रखा है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। इसका मतलब भजनलाल जी ग्राम पंचायत बंद करवा सकते हैं क्या? नहीं। तो वे पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में कानून बनाते समय इनको फॉलो करना पड़ेगा, इनका उल्लंघन नहीं, उसको कहते हैं डीपीएसपी। चले आगे, अरे समझ जाओगे। चले अगला सुनो। तीसरी बात करें सर, हमने एजुकेशन को और का ऐड करवाया। तीसरा हमने करवाया एफडी में। एफडी का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में टोटल 11 है, और हमने 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड करवाया कि प्रत्येक माता पिता की ड्यूटी होगी, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करावे। अपने बच्चों को क्या प्रदान करावे? शिक्षा। वापिस सुन लो, सबसे पहले बात किसने बोली थी? गोखले जी ने। गोखले चले गए, देश क्या हो गया? आजाद। आजाद होते ही कौन सा संशोधन हुआ? 86वां। कितनी जगह एजुकेशन की बात हुई? 3 जगह। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। 3 जगह एजुकेशन की बात जुड़वाने के बाद भी सरकार को लगा यार मजा नहीं आ रहा है, हमें जो एजुकेशन को लेकर जो सुधार चाहिए वो सुधार नहीं दिख रहा है। हमने संविधान में संशोधन कर दिया, फिर भी वो परिवर्तन नहीं दिख रहा हमें। तो सर अब क्या करें? तो सरकार को लगा कुछ ऐसा कानून बनावे जिस कानून को फॉलो प्रत्येक अधिकारी करते, प्रत्येक स्कूल वाला उसको फॉलो करे। तो सरकार को लगा हमें ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए। तो केंद्र की सरकार के दिमाग में आई कि एजुकेशन को लेकर ऐसा कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए जिसको अगर कोई फॉलो नहीं करे हम उसको पनिशमेंट दे सके, स्कूल की मान्यता रद्द कर सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र के सरकार के दिमाग में कुछ नियम आए, और केंद्र की सरकार ने सोचा यार इस नियम को नाम क्या दे। तो इस कंप्लीट नियम को इन्होंने नाम क्या दिया? आरटी। कंप्लीट नियम को नाम क्या दिया? आरटी। सर जरूरत क्यों पड़ी?
हमने तो हमारे संविधान में 86वां संशोधन भी करवा दिया, फिर जरूरत क्यों पड़ी? भाई जरूरत इसलिए पड़ी, आपने 86वां संशोधन तो करवा दिया, लेकिन फिर भी जो एजुकेशन चाहिए वो इतना, क्योंकि 86वें संशोधन में कहीं ऐसा नहीं लिख रखा था कि कौन स्कूल बच्चों को फ्री पढ़ाएगी, अगर कोई स्कूल बच्चों की एडमिशन फीस लेती है तो कितने रुपए जुर्माना है, ऐसा कोई नियम नहीं थे। अब जब कठोर नियम ही नहीं थे तो बताओ फॉलो कौन करेगा? तो केंद्र की सरकार को लगा यार कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए, और केंद्र की सरकार ने जो कठोर नियम बनाए उस कंप्लीट नियम को हम कौन से नाम से पढ़ते? कौन से नाम से पढ़ते? आरटी 2009। अब मुद्दा आता है सर केंद्र की सरकार चाहती है नियम बनावे, तो बताओ केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए नियम बना सकती कि नहीं बना सकती? अरे केंद्र की, राज्य की सरकार अपने राज्य के लिए और केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए। अब मुद्दा आता है सर केंद्र की सरकार में नियम बनाता कौन है? तो भाई केंद्र में तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? और संसद के दो हाउस होते हैं सर, एक होती है लोकसभा और दूसरी कौन सी? राज्यसभा। यहां पर सबसे पहले नियम को रखा राज्यसभा में, और जैसे ही राज्यसभा में रखा तो राज्यसभा ने कहा यार अच्छा काम है, एजुकेशन का काम है, ढील क्यों करे? राज्यसभा ने इसके ऊपर साइन कर दिया 20 जुलाई 2009 को। अब बात आती सर कोई भी कानून संसद से जब दोनों हाउस से पारित होता है फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट से जब कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जब दोनों हाउस पारित करती है तो वह विधेयक किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति के पास। अब हमें एजुकेशन के लिए कुछ नियम बनाने कठोर, जिसको राज्यसभा ने साइन कर दिया, और राज्यसभा कौन से हाउस को देगी? लोकसभा। लोकसभा ने भी बिना टाइम गवाए 4 अगस्त 2009 को इस पर क्या कर दिए? साइन। इसका मतलब दोनों हाउस से क्या हो गया? पारित। अरे दोनों हाउस ने क्या कर दिया? पारित। अब किसको दे दूं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने साइन कर दिए 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009। और सर उस समय हमारी राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। देश की प्रथम महिला क्या है? ये राष्ट्रपति। पता होगा आपको। मुझे बताओ प्रतिभा पाटिल राजस्थान की भी कुछ है क्या? क्या थी? वेरी गुड, राजस्थान की क्या रही हुई है? राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। हमारे राजस्थान में 3 महिला गवर्नर है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। ठीक है, हाँ भाई। तो आपने कहा सर इतनी बात तो पता चल गई, पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किए सर, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद आपने कहा सर अब देश में कब लागू करोगे? प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, अब देश में कब लागू करोगे? तो पूरे भारत देश के अंदर इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। अर्थात 1 अप्रैल 2010 से आप होगे सर पूरे भारत देश में क्या हो गई? लागू। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसको छोड़कर लागू हुई। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में उस समय 2010 के अंदर पूरे देश में तो हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई। जब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई तो भाई की सरकार है, और भाई का सरकार का मतलब मोदी की सरकार, और मोदी ने 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से 2 धारा हटवाई। एक तो हटवाई धारा 370 और एक हटाई धारा 33A। जैसे ये दोनों धारा हटाई तो जम्मू कश्मीर में भी 2019 में आरटी क्या कर दी गई? लागू। जम्मू कश्मीर में भी आरटी क्या हो गई? लागू। वापस सुन लो, इसको रटना मत, इसमें कुछ भी नहीं रटे जैसा, तुम पता नहीं क्या रट लोगे। आप कहोगे सर एजुकेशन चाहिए, हमारे यहां पर अंग्रेजों का राज शासन था। सबसे पहले एक व्यक्ति आए जिसका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले साहब ने एक बात बोली कि भारत के जो लोग हैं उन लोगों को क्या देना चाहिए? एजुकेशन। लेकिन अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत के लोग शिक्षित हो। क्या अंग्रेज चाहते थे? कभी नहीं। तो गोखले जी चले गए, अंग्रेज चले गए, हमारा देश आजाद हो गया, हमारी खुद की क्या बन गई? सरकार। जब हमारी सरकार बन गई तो बताओ अब हमारी सरकार तो एजुकेशन के लिए कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो सबसे पहले हमारी सरकार ने क्या किया? संविधान में 3 जगह परिवर्तन कर दिए। एक तो मौलिक अधिकार में एजुकेशन को जोड़ा कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का एजुकेशन प्राप्त करना उसका अधिकार है। फिर डीपीएसपी में जोड़ा। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी कुछ भी नहीं है, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है, और जब कानून बनाती है तो कुछ पॉलिसी ध्यान में रखती है, कुछ नियम ध्यान में रखती है। उन्हीं नियम को क्या बोला जाता है? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 में यह कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर कुछ न कुछ प्रयास करेगी। चाहे उनको फ्री में खाना खिलाओ, फ्री में दूध पिलाओ, कैसा भी लालच दो वो तुम जानो, पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को।
तीसरा हमने जोड़ा मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य में टोटल 11 कर्तव्य है। हमारे टोटल कितने कर्तव्य है? 11। तो मुझे एक प्रश्न का आंसर दो, क्या मौलिक कर्तव्य को पालन करना जरूरी है या नहीं है? अगर मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते तो कितने साल की सजा और कितना जुर्माना? इसका आंसर दे दो, जितने मैं पानी पी लूं। बोलो। है? आज मक्खियां नहीं आई, अब आएगी। है? अब नहीं आती मक्खियां, उस दिन ही आई थी। है? मेरे आसपास पहले दिन आती है। चलो भाई, हाँ आंसर दो, क्या होगा इसका? नहीं पता, बेसिक चीज है, क्या पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है। वेरी गुड। मौलिक कर्तव्य का पालन करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करते हो तो आपको कोई जुर्माना नहीं मिलता, कोई सजा नहीं है। सर कैसे? हमारा मौलिक कर्तव्य है क्या? तो जब संविधान बना तब आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अभी कल परसों वनपाल का पेपर हुआ, उसमें देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ध्यान रखा करो, आ जाती है एग्जाम में, कोई पता नहीं चलता। अभी वनपाल के पेपर में भी था मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो आप कहोगे सर जब संविधान बना तब तो एक भी नहीं था। इंदिरा गांधी ने एक समिति बैठाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समिति के कहने पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े संविधान में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने किया 86वां संविधान संशोधन, एक और जोड़ दिया। इसका तो वर्तमान में है कितने? 11। मौलिक कर्तव्य आप इच्छा हो तो फॉलो करो, मत करो। मौलिक कर्तव्य ये होते हैं, जैसे 11 में सबसे पहला राष्ट्रगान का आदर करना। अब कहीं पर भी राष्ट्रगान चल रहा है, जैसे आप वाली खड़े हो नहीं हो कुछ भी करो, कोई जुर्माना नहीं है। सेकंड नंबर, आप जगह सर जो भी फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, गांधी जी वगैरह जो भी है आंदोलन चलाए, उनके प्रति हमारे हृदय में रेस्पेक्ट भाव होना चाहिए। अब अगर तुम गांधी जी के मन में तुम्हारे प्रति गालियां निकल रही है, क्या तुम्हें सजा मिलेगी? फिर जैसे 11वां मौलिक कर्तव्य प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने भेजे। अब तुम तुम्हारे औलादों को पढ़ने नहीं भेजो तो क्या तुम्हें कोई सजा मिल रही है? इसका तो मौलिक कर्तव्य फॉलो करना कोई जरूरी नहीं, पर करना चाहिए, हम देश के नागरिक है इसलिए। अब आपने कहा सर अगली बात करें, फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ, हमने संविधान में एजुकेशन को जुड़वा दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा मजा नहीं आ रहा है, जो बात एजुकेशन को लेकर जो हमने जो उम्मीदें की थी कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सरकार को लगा कुछ ऐसे नियम बनावे जिसको पूरा देश पालन करे, सभी स्कूलें पालन करे, अधिकारी पालन करे। तो सरकार ने कहा ऐसे जो नियम बनावे तो पूरे देश में अगर लागू करने, तो वो नियम तो कहां से लागू होंगे? संसद से। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो सरकार ने ऐसी टोटल 38 धाराएं बढ़ी। सरकार ने टोटल कितनी धाराएं बढ़ी? 38। सर सरकार ने टोटल 38 धाराएं बढ़ी। आपको सर 38 जो धाराएं बढ़ी सरकार ने, लगा ही नहीं क्या उसने 38 धाराएं? हाँ भाई, तो आप देखा सर सरकार ने जो टोटल जो 38 जो धाराएं बढ़ी, उन 38 धाराओं को हम कंप्लीट पढ़ते हैं आरटी 2009 के नाम से। किसके नाम से पढ़ते हो? आरटी 2009 के नाम से। तो संसद सबसे पहले किसने पारित किया? राज्यसभा। फिर कौन पारित करेगा? लोकसभा। दोनों हाउस से पारित। अब किसको दे दो आप? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने साइन कर दिए और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या कर दिया? लागू। जम्मू कश्मीर में छोड़कर, और जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने 2 धारा हटाई, धारा 370 और धारा 35 ए। तो 2019 में जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गई? लागू। आगे बात समझ में? अरे इतनी पिक्चर की हाँ, क्या चलता था? कहां पर? जम्मू कश्मीर में। हाँ। चले, इतना समझ में आ गया? अब लिखो आप। लिखो भाई, क्या लिखा आपने? आरटी 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दीजिए। जस्ट नीचे की लाइन में लिखो 1910 में, 1910 में, 1910 में, 10 में सर्वप्रथम 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 गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा की मांग की, शिक्षा की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा की मांग की। इसलिए इसलिए
गोपाल कृष्ण गोखले को, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में शिक्षा का जनक, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में शिक्षा का जनक, शिक्षा का जनक कहा जाता है, शिक्षा का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। लिख दिया। जस्ट नीचे की लाइन में लिखो आप, बीच में लिखना आप जिसमें बता रहा हूं वैसे। 86वां संविधान संशोधन 2002, बीच में लिखना, नीचे से 3 कॉलम बनाओ ऐसे। आ रही समझ में कैसे बनाने? ये लिख रखा है, ऐसे लाइन करके नीचे से 3 कॉलम बनाओ। बीच में तो लिखो 86वां संविधान संशोधन 2002। नहीं आ रही समझ में कैसे लिखना है? ये बयान लिखा जैसे लिख दिया। हाँ हटा दो इसको, पूरी लगा दी क्या कंप्लीट? हाँ एक 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 छोड़ो, वो थोड़ी आर्ट इतना रहा है, याद करो। हाँ भाई, बीच में लिखो 86वां संविधान संशोधन 2002, लिख दिया बीचों बीच में, ऐसे बढ़ाओ आप इसको। ये देखो 86वां संविधान संशोधन 2002, ऐसे 3 लाइनें करो, 1 2 और 3, 1 2 3 कर दोगे? कर दोगे? हटा के सही बढ़ो वापिस, कर दोगे? चलो। हाँ भाई, पहली लाइन के नीचे लिखो मौलिक कर्तव्य, पहली लाइन के नीचे लिखो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के जस्ट नीचे एरो का निशान करके लिखो अनुच्छेद 21 क्लोज क, मौलिक कर्तव्य क्या, सॉरी मौलिक अधिकार है ना, सॉरी। हाँ भाई, मौलिक अधिकार करो, कर्तव्य काट दो ना। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, कर्तव्य काट दो, अधिकार कर दो, कर्तव्य काट दो, अधिकार कर दो, लिख दिया अधिकार। चलो भाई नीचे लिखो अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 क को कोष्टक बंद करना, क्लोज है वो। और जस्ट नीचे लिखो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, समझ जाना शॉर्ट में कितने वर्ष के बच्चों के लिए, ये तो 6 से 14 वर्ष के लिए ना, 6 से 14 वर्ष। अब आ जाओ सेकंड पे, सेकंड आ जाओ, नीति निर्देशक तत्व, दूसरे का नाम लिखो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, लिख दिया। नीचे लिखो अनुच्छेद 45 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। और नीचे लिखो एरो का निशान करके 0 से 6 वर्ष, अनुच्छेद 45 नीचे लिखो 0 से 6 वर्ष, समझ जाओगे? अरे भाई एज है, राज्य की सरकार कितने साल के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम करेगी? 6 वर्ष के लिए। आगे बात समझे? चले आगे। तीसरा जाओ, तुम सब कौन से सब्जेक्ट से हो? तुम्हारा शुरू से ही कंप्यूटर साइंस है क्या, 10वीं के बाद से ही? फिर आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि ये चीजें है क्या? है? क्या कह रहे हो? अरे भाई क्या पढ़ते हो यार, तुम हद करते हो। ये संशोधन किसके लिए हो रखा है? तुम पढ़ क्या रहे हो? मैं गीत इतनी देर गा क्या रहा हूं कि एजुकेशन के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बात बोली। एज मेरी बात सुनो आप, ये तीनों संशोधन अपन ने जो संविधान में ऐड कर रहे हैं ना, ये कर रहा है सिर्फ एजुकेशन के लिए, कि राज्य की सरकार बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रयास करेगी। कितने साल तक के बच्चों के लिए? 6 साल तक के बच्चों के लिए। तो जब तुम पढ़ ही एजुकेशन के लिए रहे हो, मेरी बात आ रही समझ में? तो इतना तो तुम्हारा ही दिमाग चलना चाहिए कि सर यहां पर जो चीजें पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं? सर एजुकेशन के लिए। इसका मतलब राज्य की सरकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए।
ये मेरी बात समझो। क्या प्रयास करेगी, कानून नहीं करेगी है? फिर इतने कंफ्यूजन कैसे हो तुम? है? है? क्या नहीं पढ़े? अरे भाई, इसमें रिवीजन कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। एजुकेशन के लिए संविधान में 3 जगह बात ऐड करवाई। आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार में तो क्या बोला कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात हुई है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकते, उनको कोई वंचित नहीं रखेगा। यहां पर डीपीएसपी में बात हुई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितने साल के बच्चों के लिए प्रयास करेगी, काम करेगी, तो 6 वर्ष तक बच्चों के लिए। तो इसमें क्या लिखना है? तुम्हें रामायण लिखनी है, मैं लिखवा दूं भर भर के? करोगे क्या तुम रामायण को? है? और तुम रामायण करोगे तुम्हारे काम की? तुम्हें तो इतना पता रखना है एजुकेशन के लिए संशोधन कौन सा हुआ है, 86वां। कितनी जगह बात जुड़ी? 3 जगह। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य। अब पर्सन पूछे मौलिक अधिकार में कितने साल के बच्चों की एजुकेशन में बात होती है, तो 6 से 14। डीपीएसपी में कितने साल तक के बच्चों के लिए, तो 0 से 6। बस यही है। तुम्हारा पॉलिटी थोड़ी ना पढ़ रहे हो तुम कोई। है? मैं अभी पॉलिटी पढ़ाने लग गया तो तुम भाग जाओगे 1 मिनट में। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारा काम की नहीं है। और जो तुम्हारे काम की चीज नहीं, मैं क्यों तुम्हें विस्तार टाइम खराब करूं तुम्हारा? चले आगे, अगला आ जाओ। ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये लिख दिया 0 से 6 वर्ष। है? समझ जाओगे या पूरी स्टेटमेंट बोलूं? अगला लिखो, तीसरा मौलिक कर्तव्य। इतना कंफ्यूजन मत रहा करो। ठीक है ना? हाँ चलो, तीसरा लिखो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, और जस्ट नीचे एरो का निशान करके लिखो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और जस्ट इसके नीचे एरो का निशान करके लिखो। इसी के नीचे वापस एरो का निशान करके लिखो प्रत्येक माता पिता। प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को, कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। लिख दिया? चले आगे। ये तीनों संशोधन जो 86वां कॉल और बात करें तो 86वां संशोधन है किससे रिलेटिव? एजुकेशन से। हमने संविधान में कितनी जगह एजुकेशन की बात की? 3 जगह। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य। लेकिन सरकार को जो एजुकेशन में सुधार चाहिए था, वो सुधार फिर भी देखने को नहीं मिला। अब सरकार को चाहिए कुछ ऐसे कठोर नियम बढ़ावे, कुछ ऐसी नियमावली बढ़ावे जिसको सब फॉलो करे। तो अब सर उसके लिए तो संसद को कानून बनाना पड़ेगा। उसके लिए तो संसद को क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। अब संसद जो नियम बना रही है, इन कंप्लीट नियम को हम पढ़ेंगे, और इन सब नियम को कौन से नाम से पढ़ा जाता है? आरटी 2009 के नाम से। बात आ गई समझे? क्लियर? अब जस्ट अब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना नीचे। आरटी 2009 लिखो पहले तो आप नीचे। आरटी 2009। तुम्हारे जो शिक्षा शास्त्र है सिलेबस के अंदर, तुम्हें पर्सन कोई ऐसा मिलेगा जिसके अंदर कोई धारा देगा, और तुम्हें धारा या तो मिलान करवाएगा, धारा से पूछेगा इस धारा में क्या दे रखा है। इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैं तुम्हें अभी धाराएं भी याद करा दूंगा। मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बना दो। एलएस का मतलब समझ जाओगे तुम? समझ जाओगे ना? नहीं समझो तो लिख देना लोकसभा राज्यसभा।
लिख दो, पहले संसद का बना दो, दोनों हाउस ने जो पारित किया वो दिनांक लिख दो, फिर नीचे लिख दो राष्ट्रपति ने साइन किए जो, फिर 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर नीचे एक नोट लगा देना जिसमें मैं नोट लगा आपको अलग से लिखवा दूंगा। ट्यूशन करवा रखे मैंने तुम्हें पेडागोजी के यूट्यूब के आईटी चैनल पे, पता है तुम्हें? 500 क्वेश्चन करवा रखे मैंने, जितने भी पेडागोजी का आज तक तुम्हारे जो भी एग्जाम हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए ना, उसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट दे रखा है आपके, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी है, वो कंप्लीट 500 क्वेश्चन मैंने करा रखे आईटी वाले चैनल पे तुम्हारे। हाँ ठीक है ना, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना उसमें। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है क्वेश्चन का, ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र है इसमें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक नहीं डाल रहे, टॉपिक डालता है तो दिमाग में तो रहे कितना क्या पढ़ाना है। अब कितने क्या का क्या मतलब है? ऐसे तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाते तो 1.5-2 महीने पढ़ाते हम इसको। अब क्योंकि उनके सवाल भी ज्यादा आते हैं, तुम्हारे को भी 4 सवाल है, पिछली बार शायद 4-5 आए, अब अगली बार पता नहीं 6-7 आवे, 2-3 आवे, तो ज्यादा इस पर टाइम भी तुम्हारा नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। चले आगे, तो वो क्वेश्चन भी आप देख लेना आराम से। हाँ भाई, लिख दिया इतना, नीचे नोट लगा के लाइन लिखो। 2019 में 2019 में 2019 में 19 में जम्मू कश्मीर, 2019 में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से धारा 370, जम्मू कश्मीर से धारा 370, 370 व धारा 35A, 35 है ना, 35A, 35A हटाने के बाद, हटाने के बाद, हटाने के बाद जम्मू कश्मीर, हटाने के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी लागू, जम्मू कश्मीर में भी लागू। चले भाई, यहां तक आ गए तुम। इसका मतलब संसद ने क्या बना के पारित कर दिए? आरटी 2009। अब मुद्दा आता है सर आरटी 2009 में है क्या? तुमने अभी तक पढ़ा जो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये बात करें सर आरटी 2009। अब तुम इस लिस्ट को देखो, मैं तुम्हें याद करवाता हूं, तुम इसको देखते जाओ, जी भर के मैं याद करवा रहा हूं, सुनो। सर आरटी 2009 के अंदर टोटल 29 नियम, 39 आपके 38 नियम थे। 38 नियम का मतलब ये समझ लो टोटल 38 धाराएं। भाई मैंने क्या कहा, केंद्र की सरकार चाहती कुछ ऐसे कठोर नियम बनावे और उस नियम को पूरे देश में लागू करावे। तो यहां पर संसद ने क्या किया, 38 धाराएं बनाई, वही 38 नियम बनाए। फिर बाद में क्या हुआ, इस आरटी के अंदर वापस संशोधन हुआ 2012 के अंदर, और एक नियम और जोड़ दिया। तो 38 + 1, इसका मतलब वर्तमान में टोटल कितने धाराएं नियम है? 39। और जब आरटी संसद से पारित हुई तब कितने थे? 38। तब कितने थे? 38। हमारी आरटी जो है, आप कहते हो सर अब टोटल 39 है, चलो मैं 39 बेस मान के आपको पढ़ा रहा हूं उसमें। तो आपने कहा सर अब टोटल 39 नियम है, 39 धाराएं है, अध्याय है टोटल 7। अध्याय कितने? 7। सातों अध्याय के अंदर ये 39 धाराएं डाल रखी है। जैसे आपने कहा अध्याय 1 के अंदर कितनी धाराएं? 2। अध्याय 2 में धारा 3 से 5, अध्याय 3 में धारा 6 से 11, अध्याय 4 में 12 से 28, अध्याय 5 में 29 से 30। मेरी बात आ रही समझ में? तो अध्याय टोटल कितने? 7। आप इसको आराम से देखते रहो, इसलिए लगाया ताकि तुम्हें दिखे ये। अध्याय टोटल 7 और धाराएं कितनी? 39। सभी धाराओं को अध्याय में शामिल किया गया है। या तो तुमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकती है जिसमें इधर तो 4 अध्याय के नाम है और इधर धाराएं है, और तुम्हें कहेगा किस अध्याय में कौन सी धाराएं है, एक तो तुम्हें वो मिलान करवा सकता है। मेरी बात आ गई समझे? जैसे अध्याय पहला, अध्याय दूसरा, अध्याय तीसरा, अध्याय चौथा। अब इधर दे दी धारा 3 से 5, धारा 1 से 2, धारा 6 से 11, तो तुम्हें मिलान करवाना है किस अध्याय में कहां से कहां तक धारा है। पहली बात आ गई समझे? अरे पहले बात समझ में आ गई? क्लियर है?
सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि आपको डायरेक्ट धारा देकर पूछ लेगा, धारा 29 में आरटी की धारा 29 में क्या वर्णित है, सीधा स्टेटमेंट पूछ लेगा। इसका मतलब सर हमें 39 धाराएं मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए। और इससे पहले का प्रश्न आता है तो या तो संसद से पारित हुआ उसकी कोई दिनांक पूछ लेगा, और उससे पहले का आता है तो 86वां संविधान संशोधन पूछ लेगा, कहां पर क्या हुआ, तो मौलिक अधिकार में क्या हुआ, डीपीएसपी में क्या हुआ, और मौलिक कर्तव्य में क्या हुआ। 4 या 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं आरटी के, मैंने आपको चारों पांचों बता दिए। क्लियर है। अब बात आती सर ये तो तुम याद कर लोगे अध्याय, मैं धारा याद करवा रहा हूं। मैं तुम्हें क्या याद करवा रहा हूं, धारा। सबसे पहली धारा में क्या है सुनो, फटाफट याद करना। सबसे पहली धारा में मुझे बताओ, जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार मिलता है आप सबसे पहले उस व्यक्ति का क्या पूछते हो, नाम। इसका मतलब सबसे पहला काम, धारा नंबर 1। तो गुरुजी सबसे पहला, एक का मतलब पहली या पहला, तो हम सबसे पहला क्या करते हैं, नाम पूछते। इसका मतलब धारा नंबर 1 में आरटी का क्या दे रखा है, नाम। इतनी बात समझ आ गई। अरे इतनी बात समझ आ गई। सर धारा 2, हम ये कहते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है तो स्टेज पर किसी को बुलाकर कहते हैं कि अब नेताजी 2 शब्द बोलेंगे। कहते कि नहीं कहते, कहते। फिर पता चलेगा 2 शब्द इतने बड़े हो जाते हैं कि नेताजी दबते ही नहीं। तो सर धारा 2 में शब्दावली, 2 में क्या दे रखी है, शब्दावली। अब बात आती सर धारा 3 में क्या है, तो 3 को करो 3 दूनी, डायरेक्ट बोल दो 3 दूनी कितने, 6। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ये कौन सी धारा कहती है, 3। देखो आरटी ऐसे याद नहीं होती, आरटी बहुत टेढ़ी खीर है। जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनको याद नहीं होती, ठीक है ना। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जावे, ताकि डायरेक्ट कोई धारा का प्रश्न पूछ ले स्टेटमेंट का तो तुम टिक लगा सको किस धारा में क्या है। तो धारा 3, 3 दूनी 6, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात कहां पर हो रही है, धारा 3 में। सर धारा 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। धारा 4 ये कहती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक विद्यालय की शकल भी नहीं देखी, कभी विद्यालय गए भी नहीं, उन बच्चों को आयु के अनुसार, और वो बच्चा अगर उठकर आ जावे कि साहब मुझे एडमिशन दे दो, तो सर अब कैसे एडमिशन दे, आप कहोगे सर तो आरटी की धारा 4 ये कहती है उस बच्चे को एज के अकॉर्डिंग एडमिशन दो आप। तो धारा 4, 4 दूनी 8, 8 साल का बच्चा है तो कौन सी कक्षा में बिठा दोगे, तीसरी कक्षा में। 9 साल का बच्चा है तो सीधा कौन सी कक्षा में बिठाओगे, चौथी कक्षा में, चाहे उसने कभी भी विद्यालय देखा भी नहीं। बात समझ आ गई। सर धारा 5 क्या कहती है, 5 से आप ये बोलोगे पास, आपको धारा 5 याद करनी है तो आप बोलोगे 5 से क्या बोलोगे, पास। अगर कोई बच्चा पास नहीं होता है तो आप कहते हो गुरुजी टीचर उस बच्चे को क्या दे देता है, टीसी। अरे कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है तो टीचर उसको क्या दे देता है, टीसी। मैं तरीका बता रहा हूं, इसका मतलब 5 में दे रखा है टीसी लेकर बच्चा दूसरी विद्यालय के अंदर जाकर एडमिशन ले सकता है। कोई भी बच्चा जैसे आपके विद्यालय में पढ़ रहा है और उस बच्चे की इच्छा हो गई कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में ननियाल गया हुआ था और अब मेरे तो नानी के पास ही रहना है, मैं तो वहीं पढ़ूंगा, जबकि आपने कह दिया गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चा आ भी गया, विद्यालय में वापस एडमिशन भी ले लिया, पर 2-3 महीने पढ़ा और बच्चे की इच्छा हो गई नहीं अब मैं दूसरे स्कूल जाना चाहता हूं, तो आपको टीसी देनी पड़ेगी। आगे बात समझे, बच्चे के पास अधिकार है वो ऐसे दूसरे विद्यालय में जाकर एडमिशन ले सकता है। तो 5 तक क्लियर है। तो पहले मत क्या है, नाम, 2 में शब्दावली, 3 में 6 से 14, 4 में जिस बच्चों ने कभी प्रवेश नहीं लिया उनको एज के अकॉर्डिंग प्रवेश, 8 का है तो 3, 9 का है तो 4 और 10 का है तो कक्षा 5। अब आपको कक्षा ठीक है, और 5 से पास दिया और बच्चे को क्या दे दो, टीसी। तो बच्चा 8वीं कक्षा तक कभी भी बीच में टीसी लेकर दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले सकता। अगली बात करें सर धारा 6। अब आपको अध्याय 3 दिख रहा होगा, धारा 6 से 11 दिख रहा है, और इसमें अध्याय का नाम देखो आप, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दे रखे। अब सुनो, सबसे पहली बात करें सर अध्याय आपके धारा 6। धारा 6 यह कहती है कि समुचित सरकार का विद्यालय स्थापित करने के संबंध में कर्तव्य, एक प्रत्येक 1 से 5वीं के विद्यालय होंगे 1 किलोमीटर में, और 6ठी से 8वीं के विद्यालय होंगे 2 किलोमीटर में। तो समुचित सरकार का विद्यालय स्थापित करने के संबंध में कर्तव्य, ये कौन सी धारा 6। अब 7 ऐसे याद करोगे, सर जब विद्यालय बनेगा तो बताओ खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उस खर्चे का अनुपात,
तो अनुपात दे रखा है 7 के अंदर, केंद्र अनुपात राज्य है 60:40। अगर 100 रुपए खर्च होते तो केंद्र की सरकार देगी 60 रुपए और 40 रुपए कौन देगी? राज्य की सरकार। तो गुरुजी 6 में तो विद्यालय बनाओ, 7 में उसके खर्चे के पैसे कौन देंगे? तो 7 में पैसों की बात। दो चीज क्लियर? अरे दो चीज क्लियर। अब तुम कुछ भी मत करो। 8, 9, 10 अध्याय 3 के अंदर 3 बातें दिख रही है। समुचित सरकार धारा 8, स्थानीय प्राधिकारी धारा 9, माता पिता के कर्तव्य धारा 10। सर क्या है ये? तो धारा 8 की बात करें तो समुचित सरकार के कर्तव्य है। सर क्या कर्तव्य है? समय समय पर सिलेबस चेंज करना, टीचरों को ट्रेनिंग करवाना। अरे गवर्नमेंट के भी होते कि नहीं होते कर्तव्य? ठीक है, तो धारा 8 है ये। धारा 9 में क्या है सर? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, लोकल अधिकारियों के कर्तव्य। एजुकेशन का जो कैलेंडर होता है, शिविरा पंचांग, वो जारी करवाना। कितने ड्रॉप आउट बच्चे, कितने बच्चे ऐसे जो वहां पर एडमिशन लिए और कितने नहीं लिए, इन पूरा का रिकॉर्ड रखना, ये लोकल अधिकारी का कर्तव्य है। ये कौन सी धारा है? 9। और धारा 10 माता पिता के कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को विद्यालय शिक्षा प्रदान करावे। और सर धारा 11 वापिस समुचित सरकार का कर्तव्य। तुम सुनते जाओ, मैं 1 मिनट में वापिस याद करा दूंगा। धारा 11 में वापिस समुचित सरकार का कर्तव्य। सर ये 2 बार कर्तव्य कैसे आ गए? ऐसा तो तुमने समुचित सरकार को 3 बार बोल दिया है। धारा 6 समुचित सरकार, धारा 8 समुचित सरकार, धारा 11 समुचित सरकार। अब 6 में तो था समुचित सरकार का विद्यालय बनाने के लिए। धारा 8 के अंदर टीचरों को ट्रेनिंग करवाना, टाइम टाइम पे सिलेबस चेंज करवाना। और ये जो धारा 6 और धारा 8 है ना, ये सब प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से 8। लेकिन धारा 11 में जो समुचित सरकार के कर्तव्य है, वो पूर्व प्राथमिक आंगनवाड़ी की जो शिक्षा चलती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो धारा 11 में समुचित सरकार का कर्तव्य दे रखा है जो पूर्व प्राथमिक है आंगनवाड़ी के लिए। तुम टोटल इसमें समुचित सरकार के कर्तव्य कितनी धारा में देख रहे हो? 3, 6, 8, 11। 6 में तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए, विद्यालय बनाने के लिए। 8 में प्रारंभिक जो भी शिक्षा है, पहली से 8 में उनका टाइम टेबल सिलेबस चेंज करना, टीचरों को ट्रेनिंग देना। और धारा 11 में पहली से भी पहले आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए क्या प्रयास करोगे आप? आगे बात समझे? तो 6 में तो विद्यालय बनाओ, 7 में उसका पैसा, 8 में समुचित सरकार का कर्तव्य, 9 के अंदर लोकल अधिकारी का कर्तव्य, 10 में माता पिता का कर्तव्य, 11 में वापिस समुचित सरकार का कर्तव्य। लेकिन अब की बार पहली से भी पहले आंगनवाड़ी के लिए। अब की बार किसके? आंगनवाड़ी के लिए। इतना याद हो जाएगा तुम्हें? अरे इतना याद हो जाएगा क्या है? अब सुनो अगली। अध्याय 4 दिख रहा है तुम्हें, 12 से 28। सर धारा 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। इसका तो धारा 12 कहती है 25% बच्चों को आरटी के तहत निःशुल्क प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। अरे आरटी के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क एडमिशन है? 25%। एसटी, एससी, ओबीसी, बीपीएल, दिव्यांग, अनाथ, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता एचआईवी या कैंसर से पीड़ित है, ऐसी महिलाएं जो युद्ध में विधवा हो गई, उन महिलाओं के बच्चे, और 2.5 लाख से कम जिनकी आय, दुर्बल वर्ग, इन सभी को 25% बच्चों को आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन के तहत आप अपने एरिया की 5 मैक्सिमम स्कूल भर सकते हो, और फिर आपको स्कूल अलॉट होगी। और ऐसे आपको एक प्राइवेट स्कूल के अंदर कितने प्रतिशत बच्चों का एडमिशन है? 25। ये कौन सी धारा कहती है? 12। धारा 13 क्या कहती है सर? 13 में दे रखा है नो कैपिटेशन और नो अनविक्षण। क्या मतलब है इसका? तो सुनो। मैं एक दिन सड़क से गुजर रहा था, मैंने एक लड़के को देखा, लड़का एक सड़क पे खड़ा था। मैंने पूछा, बेटा तू स्कूल नहीं जाता है क्या? उसने कहा नहीं नहीं सर, मेरे पास एडमिशन की फीस नहीं है। मैंने कहा तेरे से विद्यालय में एडमिशन की फीस मांगी किसने? प्रवेश शुल्क मांगा किसने? उसने कहा सर लेते हैं इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा चल तेरा एडमिशन करवाता हूं, चल तेरा एडमिशन करवाता हूं। इसका तो धारा 13 में यह दे रखा है कि बच्चे का जब एडमिशन करवाया जाएगा तो बच्चे की किसी भी प्रकार की एडमिशन शुल्क लिया नहीं जाएगा। बात आ रही मेरी समझ में? अरे बात समझ में आ गई? तो 13 में क्या है? किसी भी प्रकार का एडमिशन शुल्क लिया नहीं जाएगा, और किसी भी प्रकार की अन्वीक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। अन्वीक्षण प्रक्रिया होती क्या है सर? बच्चे का प्रवेश लेते समय बच्चे की प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है, अर्थात प्रवेश लेने से पहले बच्चे का नॉलेज चेक किया जाता था पहले।
हम जब पढ़ते थे तो वो जैनों की स्कूल थी वो, ठीक है। तो उस समय हमने जब एडमिशन लिया तो उससे पहले एक एग्जाम हुआ था हमारे। उस एग्जाम में देखा जाता है हमारे विद्यालय में पढ़ने लायक है या नहीं है। तो ऐसा कोई भी स्कूल वाले ऐसा नहीं करेंगे। आगे बात समझे? तो ना तो प्रवेश शुल्क लेंगे और ना प्रवेश से पहले किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा करवाएंगे। ये कौन सी धारा कहती है? 13। अरे याद हो जाएगी। कुछ भी देखा ना, बच्चा डोल रहा था, तुमने पूछा डोल क्यों रहा है, उसने कहा गुरुजी मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं है। वहां पर एडमिशन का शुल्क मांगते हैं। प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट में कौन सा शुल्क लग रहा है? गवर्नमेंट तो 8 तक ऐसे ही, गवर्नमेंट में तो निजी फ्री कर रखे गवर्नमेंट में। भाई अब होने के तो सब होते हैं, पर आप प्रवेश शुल्क ले नहीं सकते हो, 8वीं तक का प्रवेश शुल्क ले नहीं सकते। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो विकास के नाम पे लेते हैं फिर। हाँ ठीक है ना, ऐसे स्कूल वाले भोले नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सरकारों को भी पता है लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार के कागजों में अच्छी लगती है, बाकी क्या सरकार को पता नहीं कि प्राइवेट स्कूल कैसे लूटती है। भाई ये नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं कि प्राइवेट स्कूल कैसे लूटती है क्या, जब हमें पता है तो गवर्नमेंट को पता नहीं है। ठीक है, सब ऐसे ही ठीक है, पर वह सरकार बता रही है हम एजुकेशन में ऐसा कर रहे हैं, बाकी अंदर देखो तो खोखले दावे और कुछ भी नहीं है। अब उन विद्यालयों के बाद चले जाओ तो कहते हैं नहीं नहीं प्रवेश शुल्क थोड़ी ना है, ये तो बच्चों के लिए विकास के नाम पर बच्चों को ये दे रहे हैं, बच्चों का ये करवा रहे हैं, बच्चों को ऐसी बड़ी लिस्ट दे देंगे, क्या कर लोगे तुम उसका? ठीक है, बाकी आरटीए कहती है कि आप बच्चों का ऐसा प्रवेश शुल्क और प्रवेश प्रक्रिया नहीं करवाओगे। सर अगली बात है धारा 14, 13 समझ में आ जाएगी? 13 याद हो जाएगी। धारा 14 में दे रखा है आयु का सर्टिफिकेट। क्या दे रखा है? आयु का सर्टिफिकेट। आरटी के तहत जब बच्चे को एडमिशन होता है तो आयु के सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको सर बच्चे ने जहां पर जन्म लिया है उस हॉस्पिटल की अगर कोई दिनांक है वो दिनांक चल जाएगी, या बच्चे को आपने आंगनवाड़ी में बैठा है और आंगनवाड़ी के अंदर कोई कार्ड है दिनांक का, वो कार्ड चल जाएगा। और आप अगर बच्चे का आधार कार्ड बना रखा है, बच्चे का आधार कार्ड चल जाएगा। और आपने कह दिया गुरुजी कुछ भी नहीं है, ना तो हमें हॉस्पिटल का पता है, ना तो हमने तो आंगनवाड़ी में बिठाया, ना हमने तो बच्चे का आधार कार्ड बनाया, तो आप कुछ मत करो। उस बच्चे के जो माता पिता है वो एक शपथ पत्र के ऊपर लिख कर देंगे कि हमारी औलाद है, हमें पता है कब पैदा हुई है। ठीक है, और वो एक शपथ पत्र पे दिनांक लिखेंगे और वहां का जो भी सरपंच वरपंच जो भी होगा उससे सील लगवाएंगे, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। आगे मेरी बात समझ लो, ये धारा कौन से कहती है? 14। सर 15 क्या कहती है? प से 15, प से प्रवेश। बच्चे को सत्र के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। सत्र तुम्हें सब पता है कब होता है? अरे भाई जून जुलाई में सत्र लगता नहीं कि अब ये सत्र प्रारंभ हो गया वापिस। बच्चे को सत्र के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। अगर बच्चा सत्र के प्रारंभ में प्रवेश नहीं लेता है तो 6 महीने तक बच्चों का प्रवेश दे सकते हो, और उसके बाद भी बच्चा आ जावे तो भी बच्चे को प्रवेश देना पड़ेगा। ये कौन सी धारा कहती है? 15। सर धारा 16 क्या कहती है? 16 का आधा कर दो 8। 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल किया नहीं जाएगा। लेकिन धारा 16 में हो गया परिवर्तन। धारा 16 में अब क्या हो गया है? परिवर्तन। और धारा 16 में परिवर्तन करके कितने क्लोज जोड़ दिए? 4। 16 एक तो यह कहता है कि इन बच्चों की नियमित परीक्षा करवाई जाएगी। बच्चों की कैसी परीक्षा होगी? नियमित परीक्षा। 16 का क्लोज 2 यह कहता है अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो 2 महीने बाद उस बच्चे की वापस सुधार परीक्षा करवाएंगे। उस बच्चे की वापस क्या कराएंगे? सुधार परीक्षा। 16 का क्लोज 3 यह कहता है कि अगर बच्चा सुधार परीक्षा में भी फेल हो गया, भाई पहले तो एक बार फेल हुआ तो क्लोज 2 क्या कहते हैं? हम वापस क्या करा देंगे? सुधार परीक्षा। फिर 3 यह कहता है कि सर अगर मान लो सुधार परीक्षा में भी फेल हो गया तो भाई साहब सरकार चाहे तो उस बच्चे को उस क्लास में रोक सकती है, अर्थात फेल कर सकती है। पहले तो ये तक 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, पर बच्चा परीक्षा में एक बार फेल हुआ तो सरकार के लिए हम 2 महीने बाद उसकी वापस क्या करेंगे? सुधार परीक्षा। पर वो तो सुधार परीक्षा में भी क्या हो गया? फेल। तो अब चाहे तो उस बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है, अर्थात फेल कर सकती है। आ जाएगी मेरी बात समझ में? अरे आ जाएगी समझ में? धारा 17, 17 से खतरा। आप टीचर बन जाते हो तो बच्चे को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से बच्चे को प्रताड़ित नहीं करोगे। सर धारा 18, 18 में ऐसे याद कर लोगे कि लड़कियों को शादी की मान्यता है कितने साल की? 18। तो 18 में दे रखी विद्यालय की मान्यता। 18 में विद्यालय की क्या है? मान्यता। तो मुझे एक बार 1 से 18 वापिस फटाफट सुनवा दो। हाँ भाई धारा 1 बोलो फटाफट क्या है? धारा 1 में नाम, धारा 2 शब्दावली, धारा 3 6 से 14 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन, धारा 4
ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, उनको एज के अकॉर्डिंग प्रवेश। 8 का है तो कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में। धारा 5, बच्चा कभी भी बीच में टीसी ले जा सकता है। धारा 6, विद्यालय बढ़ाने का कर्तव्य, वेरी गुड। धारा 7, वित्त। धारा 8, समुचित सरकार का कर्तव्य। और धारा 9, लोकल अधिकारी का कर्तव्य। धारा 10, माता पिता का। धारा 11, वापिस स्थानीय वापिस सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अब छोटे बच्चों के लिए। धारा 12, 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में फ्री। धारा 13, एडमिशन करवाता हूं, किसी प्रकार की एडमिशन फीस और किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा भी। धारा 14, आयु का सर्टिफिकेट। धारा 15, प्रवेश सत्र के प्रारंभ में 6 महीने बाद और उसके बाद भी आगे तो बच्चे को प्रवेश देना पड़ेगा। धारा 16, 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करेंगे, लेकिन अब इसमें क्या हो चुका है? संशोधन। और धारा 17 से खतरा, बच्चे के साथ मारपीट वगैरह बच्चे को प्रताड़ित नहीं करोगे। और धारा 18 साल की लड़कियों को क्या है? शादी की मान्यता। तो धारा 18 में विद्यालय की मान्यता। क्लियर है? अब कल इसको और देखेंगे आगे, ठीक है ना? अब किसकी क्लास है तुम्हारा? करण सर। शिक्षक भर्ती में पढ़ाते ना, शिक्षक भर्ती के बच्चा इनसे जुड़ा हुआ रहता है। उनमें बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं है कि तुमने नाम ही मेरे साथ पहली बार सुने तो तुम्हारे इतने काम की है नहीं, इतने काम की नहीं, ज्यादा कृपा के तुम्हें टाइम खराब नहीं करे तुम्हें, जो काम की चीजें वो तुम्हें मिला।